हेलो एवरीवन, आज का विषय एक चर्चित मुद्दा है। यह मुद्दा है एक पाकिस्तानी महिला का जिनका नाम है सीमा हैदर। यह भारतीय सीमा में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करती हैं और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो वो एक भारतीय जिनका नाम सचिन है उनके साथ रहने के लिए संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष हाल ही में उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन किया है। आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे कि क्या एक पाकिस्तानी महिला या कोई भी देश की अन्य महिला या पुरुष यदि भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या यहाँ पर मुद्दा होता है, किस तरीके की यहाँ पर विधि है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है और भारतीय नागरिकता को छोड़ने के संदर्भित भी क्या प्रावधान है। समझने वाला मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर सीमा हैदर का जो मामला है ये कुल मिलाकर है क्या और इसे किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे को न सिर्फ हम यहाँ पर एक चर्चा और कह सकते हैं कि विषय के गत जो न्यूज में है उस एंगल से देखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम सिविल सेवा के संदर्भ में इस विषय को यहाँ पर भारतीय नागरिकता और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए, इस टॉपिक के सभी एंगल्स को समझिए और परीक्षा उपयोगी यहाँ पर क्या जरूरी पहलू हैं उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए मामला क्या है, मैं उस पर बता दूं। वैसे भी इस मामले के बारे में आप लगातार न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए टोटल जो मुद्दा कुल मिलाकर ये है कि जिनका नाम है सीमा गुलाम हैदर, ये एक पाकिस्तानी महिला हैं जो कथित तौर पर देखा जाए तो एक सचिन नामक भारतीय साथी के साथ शादी करने के लिए गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर भारत में प्रवेश करती हैं अपने 4 बच्चों के साथ। कुछ न्यूज़ खबरों में यहाँ पर एक फोटो भी आई है जहाँ पर दिखाया गया है कि सीमा हैदर और सचिन की यहाँ पर शादी हो गई है और उसके बाद से यहाँ पर सीमा हैदर ने एक अपना आवेदन यहाँ पर किया है अपने वकील के माध्यम से भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय सरकार के समक्ष कि यहाँ पर उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। इस मुद्दे को यहाँ पर एक और एंगल से भी देखा जा रहा है। मुद्दा ये है कि क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय आईबी और एटीएस जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस एंगल से भी यहाँ पर इस मुद्दे की जांच कर रही है। मुद्दा यहाँ पर इस जो अभी देखा जाए जो नया एंगल इसमें आया है, जिस तरीके सीमा हैदर ने यहाँ पे नागरिकता के संदर्भ में आवेदन किया है तो क्या एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सीमा हैदर को यहाँ पे नागरिकता दी जानी चाहिए। अगर दी जानी चाहिए तो यहाँ पर क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त आधार हैं कि उन्हें यहाँ पर भारतीय नागरिकता दी जाए और क्या किसी ऐसा पहला कोई मामला आया है जहां पर ऐसे किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीमा हैदर ने जो याचिका यहाँ पर लगाई है ना भारतीय नागरिकता के संदर्भ में उनको सबसे पहले कि उन्होंने ये तर्क दिया है कि उनकी शादी हो गई है सचिन के साथ, इसलिए उनका नाम यहाँ पे सचिन मीणा होना चाहिए और शादी के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिकता यहाँ पर मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी शादी यहाँ पर एक भारतीय नागरिक से हुई है। साथ ही उन्होंने एक और तर्क यहाँ पर दिया है कि कुछ भारतीय जैसे कि अभिनेता अक्षय कुमार जो कि एक कनाडाई नागरिकता हैं वो भी यहाँ पर जब भारत में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें यहाँ पर क्यों नागरिकता न दी जाए। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो अदनान सामी जो कि एक पाकिस्तानी यहाँ पर कलाकार थे उन्हें भी कुछ यहाँ पर साल पहले भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को यहाँ पर समझना ये है कि नागरिकता संबंधी भारतीय प्रावधान क्या है, क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है और किस स्थिति में वो भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक के उस पहलू के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नागरिकता की स्थिति को लेकर। बात करें कि नागरिकता को आप परिभाषित कैसे करेंगे, नागरिकता होती क्या है। कोई यहाँ पर हर एक देश में इस संदर्भ में नागरिकता को लेकर के क्यों यहाँ पर एक ज़रूरी प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि नागरिकता जो है ये व्यक्ति और राज्य के बीच एक संबंध को दर्शाती है, क्योंकि आप किस देश के रहने वाले हैं, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं वो किसके माध्यम से स्पष्ट होता है, नागरिकता के माध्यम से। साथ ही किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी देखा जाए तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो यहाँ पर नागरिक होते हैं और दूसरा विदेशी होते हैं। नागरिक के संदर्भ में क्या तर्क दिया जाता है, नागरिक हैं जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और भारत के प्रति यहाँ पर निष्ठावान हैं, उन्हें सभी प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नागरिक कहते हैं। और विदेशी के संदर्भ में देखा जाए एक और शब्द यहाँ पर आता है कि यदि नागरिकता का बहिष्कार एक विचार है, इसमें हम गैर नागरिकों के यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा देखा जाए जो इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त है तो उन्हें हम विदेशी कहते हैं। इस संदर्भ में एक पहलू को और यहाँ पर देखते हैं कि भारत में संवैधानिक क्या प्रावधान है नागरिकता के संदर्भ में। तो देखा जाए तो भारतीय संविधान में नागरिकता जो है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है,
संघ सूची में यहाँ पर इसे संबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान में ही अगर हम यहाँ पर देखें तो एक शब्द वर्णित किया गया है नागरिक, जिसे यहाँ पर देखा जाए तो इस शब्द को देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा परिभाषित नहीं करता है, लेकिन हाँ, नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण जो है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच यहाँ पर आपको वर्णित मिल जाएगा। आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में, जहां अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में डिटेल से यहाँ पर वर्णन है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे क्या है। अब बात करते हैं कि भारत की यदि नागरिकता यदि आपको प्राप्त करनी है तो वर्तमान समय में इसको लेकर के क्या मापदंड हैं और क्या बनाए गए हैं। देखा जाए तो इसके संदर्भ में 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम यहाँ पर है और इस भारतीय नागरिकता अधिनियम के माध्यम से 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिनमें है जन्म से, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से कोई भी जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आइए समझते हैं इसी विषय वस्तु के संदर्भ में कि किस तरीके से कोई व्यक्ति यहाँ पर जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है, इसके संदर्भ में क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले यदि कोई भी भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता देखा जाए तो कुछ और हो। तो पहली चीज, आपका जन्म कब से कब के बीच होना चाहिए? 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 से पहले। तो इस संदर्भ में अगर आप हैं यहाँ पर तो आप भारतीय नागरिक हैं, चाहे आपके माता पिता विदेशी ही क्यों ना हो। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के बाद जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो 1987 के बाद की स्थिति क्या है? 1987 के पहले आपका जन्म हुआ हो, विदेशी हो भारतीय आपके माता पिता, तो डजंट मैटर, आप भारतीय होंगे। लेकिन मान लीजिए 1987 के बाद के वाले लोगों का क्या हुआ? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके माता पिता भारतीय होने चाहिए। ठीक है, माता पिता में से कोई एक भी अगर भारतीय है तो आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उनके माता पिता दोनों भारत के यहाँ पे नागरिक हों या जिनके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। तो यहाँ पर 3 अलग अलग समय काल के संदर्भ में आपको भारतीय नागरिकता जन्म से मिलती है। साथ ही भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन एलियंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ये अपवाद हैं, इन लोगों को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। इनके बच्चे यहाँ पर जन्म ले भी लें तो भी भारतीय नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जन्म से संबंधित प्रावधान होंगे। इसके बाद देखा जाए तो पंजीकरण के द्वारा और वंश के माध्यम से भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको भारतीय नागरिकता मिलती है। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वंश के द्वारा और पंजीकरण के माध्यम से आपको किस तरीके से प्रावधान क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण के संदर्भ में केंद्र सरकार एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति को, जिसमें यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कहा गया है कि अवैध प्रवासी नहीं होने पर आपको पंजीकृत कर सकती है। और इसके संदर्भ में देखा जाए निम्नलिखित श्रेणियां यहां पर आपको बनाई गई हैं। कौन कौन सी श्रेणियां बनाई गई हैं? सबसे पहले देखिए कि यदि भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए यहां पे आवेदन करने के पहले 7 साल से पहले भारत में सामान्य रूप से निवासी है और भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्य रूप से रह रहा हो, तो देखिए यहाँ पे पंजीकरण के माध्यम से आप यहाँ पर रह सकते हैं। और वर्तमान समय में कई सारे लोग यहाँ पे पंजीकरण, जैसे सीमा हैदर वाला मामला है वो इसी संदर्भ में आएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए यहाँ पे आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे सीमा हैदर ने सचिन से यहाँ पे शादी कर ली है, इसके बावजूद यहाँ पर उन्हें 7 साल रहने के बाद ही वहाँ पर ये प्रावधान यहाँ पर उन पर लागू होगा। इसके अलावा व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक होंगे, पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, या पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति जो उसके माता पिता कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से वहां पर भारत में सामान्य रूप से निवासी हो, या फिर
पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल के लिए भी भारत के कार्ड धारक के रूप में एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले देखा जाए तो 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी हो या फिर आप इस प्रावधान को पूरा करते हो। ऐसा भी नहीं है तो एक और यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का माना जाएगा तभी जब यदि उसके माता पिता में से कोई एक क्या होगा, भारतीय होना चाहिए, वो भी कब के, अविभाजित भारत से हों और ऐसे अनुच्छेद में पैदा हुए हों जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया हो, या फिर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों की निष्ठा को शपथ लेनी चाहिए। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो आप पंजीकरण के माध्यम से भारत में अप्लाई कर सकते हैं और सीमा हैदर का मामला देखा जाए तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों के अंतर्गत आपको आता है। इसके अलावा वंश के द्वारा भी आपको भारतीय नागरिकता मिलती है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है और उसके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। 10 दिसंबर के बाद के संदर्भ में उन्होंने प्रावधान किया है कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद के भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पास जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक यहाँ पे भारत का नागरिक हो, यह भी प्रावधान है। तीसरा, अगर भारत के बाहर 3 दिसंबर 2000 बाद के पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत होगा। तो इस आधार पर भी आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब है यदि भारत के बाहर आपका जन्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको भारत की नागरिकता मिलने के संदर्भ में प्रावधान यह है कि आपके माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए, उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए उस समय, और या फिर आपका साथ ही साथ आपका विदेशी वाणिज्य दूतावास में आपका पंजीकरण भी होना चाहिए। इसके अलावा प्रकृतिकरण के द्वारा, प्रादेशिक निगमनों के द्वारा भी आपको यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 2 चीजों को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रकृतिकरण के द्वारा क्या है प्रावधान। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है यदि वह 12 साल कहने का मतलब है आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल के लिए यहाँ पे भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भारत का नागरिक मिल सकता है। अर्थात ऐसी सिचुएशन ही उत्पन्न हो जाए जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर दें तो भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा प्रादेशिक निगमन के द्वारा, इसमें क्या है प्रावधान। प्रादेशिक निगमन में अगर हम देखें तो कहा गया है यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाएंगे। अर्थात कोई भी विदेशी क्षेत्र या भारत का जो हिस्सा नहीं था यदि उसे भारत में मिला लिया जाएगा तो जिस दिन से वो मिलेगा उस दिन से फिर उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा कि वो भारतीय नागरिक होंगे। अधिनियम में दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता का प्रावधान नहीं करता है या केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध किए गए नागरिकता की अनुमति यहाँ पर देता है। आपको 2 नागरिकता भारत में नहीं है। कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय निगमन के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर आपको नागरिकता मिलती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अधिनियम में 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में देखा जाए तो यहाँ पर आपको अब तक संशोधन किए जा चुके हैं और इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को अब संकुचित कर दिया है। और इसके साथ साथ विदेशी अधिनियम व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है। तो अब भारत सरकार की जिम्मेदारी यह नहीं है कि अब वो आपको विदेशी भारतीय नागरिक स्वीकार करने के लिए तथ्य खोजेगी, बल्कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए वो भी आप देख लीजिए कौन कौन संशोधन और कब कब किए गए हैं। इसमें देखिए 1986 का संशोधन सबसे पहले हुआ था। इसमें संवैधानिक प्रावधान था कि मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत भारत में पैदा हुए सभी लोगों को रैंसमवेयर के तहत यहाँ पर सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। 1986 का संशोधन कम समावेशी था क्योंकि इसकी धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 19 के बाद या 1 जुलाई 1987 पहले पैदा हुए थे वही भारतीय नागरिक होंगे। तो एक तो प्रावधान यह किया गया था। 1 जुलाई 1987 के बाद 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है जब क्या होगा कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। तो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर वेरी क्लियर है कि आपका
या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता में से कोई ना कोई भारतीय होना ही चाहिए। इसके अलावा बस 2003 का संशोधन हुआ। 2003 में जो संशोधन किए गए उसके माध्यम से कुछ प्रावधानों को यहाँ पे चेंज किया गया। जैसे बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए संशोधन में उपर्युक्त शर्त को और अधिक यहाँ पर कठोर बना दिया गया। अतः कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों के भारतीय नागरिक होने चाहिए। माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा, घुसपैठ इत्यादि को रोकने के संदर्भ में से लागू किया गया। यह प्रतिबंधात्मक संशोधनों के साथ भारत को यहाँ पर देखा जाए तो रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की ओर यहाँ पर लगभग आगे बढ़ गया था कि यदि आपको यहाँ पर नागरिकता तभी मिल सकती है जब आपका कोई ना कोई यहाँ पर रिलेटिव्स होंगे भारतीय, या जो कह सकते हैं कि सिर्फ रक्त संबंधों के आधार पर एक तरीके से देखा जाए तो आपको भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान को और ज़्यादा मजबूत किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो 2015 और 2019 में भी यहाँ पर आपको संशोधन किए गए। देखा जाए तो यह बताता है कि एक अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, भले ही वह 7 साल से ज्यादा का नागरिक हो। तो पंजीकरण की प्रक्रिया को एक समाप्त किया गया। 2015 का फिर संशोधन किया गया। अब 2015 में जो संशोधन किया गया उसमें कहा गया दो मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक अर्थात OCI से संबंधित प्रावधानों को इसमें संशोधित किया गया। इसके तहत इसने भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं PIO कार्ड धारक योजना और OCI कार्ड धारक योजना को मिला करके एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना यहाँ पर प्रारंभ की। आगे चलकर यहाँ पर देखा जाए 2019 में एक और संशोधन यहाँ पे किए गए और इस संशोधन के तहत 6 समुदाय के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं वे भारत में उन्हें रहना वो जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ विशेष देशों के कुछ विशेष समूहों को यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान किए गए, वो भी 2014 के बाद। देखा जाए यह नागरिकता की आवश्यकता को 11 वर्ष से इसमें घटाकर कितना कर दिया गया, मात्र 5 वर्ष आपका रहना यहाँ पे जरूरी है। और 2 अधिसूचनाओं ने प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी यहाँ पर आपको छूट दे दी है। इसके अलावा असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता ये प्रदान करता है। साथ ही साथ देखा जाए तो बिल का औचित्य यह भी है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में देखा जाए तो मुस्लिम आपको बहुसंख्यक हैं और इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो कुछ, जैसा कि हमने कहा, कुछ विशेष समूहों को कुछ विशेष यहाँ पर देशों से भारत में आने के संदर्भ में यहाँ पर यह प्रावधानों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधानों के संदर्भ में यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पे देखिए, अब लास्ट एक चीज और यहाँ पे जाते जाते देख लीजिए कि भारत की भारतीयता नागरिक छोड़ने के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान यहाँ पे हैं। आप किस आधार पे भारतीय नागरिकता छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय नागरिकता के छोड़े जाने के भी स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में अगर कोई भी भारतीय नागरिकता छोड़ता है तो वो किस किस आधार पर छोड़ सकता है। सबसे पहले देखिए, स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं आप, ठीक है। अपनी स्वेच्छा से आप भारतीय नागरिकता त्याग कर सकते हैं। इस संदर्भ में भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग कर सकता है और कोई भी व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता साथ ही साथ आपको खो देता है। इसके हालांकि जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिकता फिर से आपको प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि आपके माता पिता ने छोड़ दिया और आप वापस से प्राप्त करना चाहते हैं तो 18 वर्ष की बात के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा समाप्ति के द्वारा के क्या प्रावधान है कि भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात कि आप एक भारतीय एक समय पर केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप उसे समाप्त हो जाती है। यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब भारत यहाँ पे युद्ध में व्यस्त हो। तो देखा जाए तो यदि जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त किया ऑटोमेटिकली आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरा है सरकार के द्वारा वंचित किया जाना। इसमें क्या क्या प्रावधान है। मान लीजिए भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त करना चाहती है, किस आधार पर कि नागरिक ने इस भारतीय संविधान का अपमान किया हो, या धोखे से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, या नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार और संचार किया हो, या पंजीकरण देशीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो। इन सारे आधारों पर भारतीय सरकार के द्वारा आपका पंजीकरण भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है।
और चौथा यहाँ पे ऑप्शन है प्रादेशिक निगमन के द्वारा। इसमें क्या है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करेगी, उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे और यहाँ पर अधिसूचित हिस्से भारत के नागरिक बन जाएंगे। दोहरी राष्ट्रीयता का भारत प्रावधान नहीं करता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो वंश पंजीकरण, देशी पंजीकरण, क्षेत्रीय निगमन और जन्म इत्यादि के आधार पर भारतीय नागरिक आप बनेंगे। जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कब कब किए गए हैं, 1986, 92, 2003, 2005 और 2019 के आधार पर। और इस तरीके से इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत को यहाँ पर संकुचित कर दिया गया है और एक तरीके से यहाँ पर विदेशी अधिनियम व्यक्ति पर साबित करने के लिए यहाँ पर डाल देता है कि आपको भारतीय नागरिकता स्वयं यहाँ पर साबित करनी होगी। तो आज के यहाँ पे इस टॉपिक को हमने भारतीय नागरिकता और उससे संबंधित प्रावधानों को यहाँ पे पढ़ा है। मामला जरूर यहाँ पर सीमा हैदर का है, लेकिन जो मुद्दा आपको पता होना चाहिए वो भारतीय नागरिकता और उससे संबंधित प्रावधानों को लेकर। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।